हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो 2 अगस्त 2021 को आई हुई है। इस वर्कशीट का नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है। तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में इस वर्कशीट में थोड़ा सा यहाँ समझाया हुआ है, इस पूरी वर्कशीट में। तो पहले हम इस वर्कशीट में समझाई हुई बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद जो नीचे हमें प्रश्न दिए हुए हैं, फिर उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से ही विभाजित हो सकें। जैसे कि 2 केवल अपने आप से ही विभाजित हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इस 2 के गुणनखंड करना चाहूँ तो मैं सिर्फ 2 और गुणा में 1 लिख सकता हूँ, इसके अलावा और नहीं लिख सकता। ऐसे ही 3, अगर मैं इसके गुणनखंड लिखना चाहूँ तो मैं इसको 3 गुणा में 1 लिख सकता हूँ, इसके अलावा और नहीं लिख पाऊँगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वो संख्या जिसके लिए हम गुणनखंड लिख रहे हैं, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ उदाहरण के लिए इन्होंने 7 को बताया है कि 7 को हम 1 और 7 इन 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा 1। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम वह संख्या और उसके साथ गुणा में 1 लिख पा रहे हैं, तो इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस बात को समझाने के लिए मैं एक दूसरी संख्या लेता हूँ जो अपने आप में एक अभाज्य संख्या नहीं है। इससे आपको और अच्छा समझ आएगा। जैसे 4, जैसे 6। अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो मैं इनको 2 गुणा 2 और गुणा 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि गुणा में 1 तो लिखा ही जा रहा है, लेकिन खुद वह संख्या नहीं लिखी जा रही, बल्कि उनके अलावा और दूसरी संख्याएं आ गई हैं अब। तो यह इस प्रकार से देखा जाए तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप 6 को देखिए। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 1। तो गुणा में 1 तो हम लिख रहे हैं, लेकिन वही संख्या यानी 6 को हम दोबारा नहीं लिख रहे, बल्कि उसके भी हम गुणनखंड लिख रहे हैं जो कि 2 और 3 है। तो इस तरीके से 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक और दूसरा स्वयं वह संख्या। उदाहरण में इन्होंने आपको 7 लेके बताया है कि 7 के गुणनखंड में 1 है और 7 है। 7 अर्थात वह स्वयं संख्या। इस तरह से हम कहेंगे कि 7 एक अभाज्य संख्या है। अब समझते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? तो गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। अर्थात 10 यानी 10। अब 10 2 से भी विभाजित हो जाता है और 10 5 से भी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब जो 10 है उसके गुणनखंड 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। आई होप आपको फिर ये सब समझ आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष को समझने के लिए हमें इस उदाहरण की सहायता लेनी होगी। इस उदाहरण में क्या समझाया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 15408।
इस नंबर को ये डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले 2 से। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन नंबर किस संख्या से डिवाइड होगा, हमें कैसे पता लगे। कोई भी नंबर हो, अगर उसके इकाई की संख्या एक सम संख्या होती है, यानी 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई होती है तो वो नंबर हमेशा, यानी वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी, यानी 2 से विभाजित होगी। और यदि उस संख्या में आने वाले सभी अंकों का योग, जैसे 27, इसमें कौन अंक है, एक 2 है और एक 7 है, अगर इन दोनों का योग, जैसे कि यहाँ पर क्या है 9, अगर ये योग से आने वाली संख्या 3 से विभाजित हो सकती है तो फिर वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी 27 को आप 3 से विभाजित आसानी से कर सकते हो, 9 आएगा। इसी तरह से यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ उसके इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई के अंक में 0 यानी 0 हो और 5 हो, या तो 0 हो यानी 0 या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10, देखो इसके इकाई के अंक में 0 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 दूनी 10। ऐसे ही अगर मैं 25 लेता हूँ या मैं 35 लेता हूँ तो इन सब के इकाई के अंक में हमें 5 देखने को मिल रहा है, तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 5 25 और 5 7 35। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, 2 से कब विभाजित हो रही है, 3 से कब विभाजित हो रही है और 5 से कब विभाजित हो रही है। अब इसी जानकारी के आधार पे हम इस संख्या को विभाजित करते हैं। कौन सी संख्या, 1540। अब इस संख्या के इकाई में 0 आ रहा है, यानी एक सम संख्या आ रही है, तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। तो देखिए इन्होंने 2 से विभाजित करा और विभाजित करने पे आया 7740। अब इकाई में फिर 0 आ रहा है, तो फिर इन्होंने 2 से विभाजित करा और इस बार आया 3870। फिर 0 आ रहा है तो फिर 2 से विभाजित कर देंगे और इस बार 2 से विभाजित करने पे आया 1935। और अब इस बार 0 या कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही इकाई पे, या ऐसा अंक नहीं आ रहा जो एक सम संख्या हो। क्या आ रहा है इस बार, 5। तो इस बार हम इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे कि क्या ये 3 से विभाजित हो सकता है। देखिए वैसे यह अंक 5 आने की वजह से इकाई पे 5 से भी विभाजित हो सकता है, लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं पहले छोटी संख्या से विभाजित करें। तो इसके लिए हम 1, 9, 3 और 5 को जोड़ेंगे। तो 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 और 3 जोड़ेंगे उसके साथ में तो 13 और उसके बाद 5 जोड़ेंगे तो 18 है। अब 18 3 की टेबल में, यानी 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकती है संख्या। अब देखिए जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिंग 18। अब 19 की जगह से जब 18 निकल जाएगा तो 1 छोड़ेगा वहाँ, तो 13 आएगा। अब 3 उतरते 13 बन गया, तो अब लिखेंगे 3 चौक 12 और जब 3 चौक 12 लिखेंगे तो 13 में से 12 निकल के 1 छोड़ेगा वहाँ, तो वहाँ आएगा 15, तो 3 पंजे 15। तो इस तरह से 645 आ जाएगा। और इसी तरह से हम देख रहे हैं ये दोबारा से 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके अंकों का योग फिर 3 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे 6 4 5, तो 6 4 10 और 5 15, 15 फिर 3 से डिवाइड होता है, तो फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। और जब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इस बार आंसर आएगा 215। और ये इस बार 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में या टेबल में नहीं आएगा। जैसे देखिए 215, अगर इनको जोड़ूं तो 8 आता है, यानी 8 आता है, और 8 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता। तो इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए इकाई के अंक को देखिए, इस बार 5 है। और याद कीजिए मैंने बताया था अगर इकाई के अंक में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाता है। तो इस बार इसे हम 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 चौक 20, अब 20 निकलेगा 21 से तो 1 आएगा, 1 5 के साथ मिलेगा तो 15 बनाएगा, तो 3 5 तिया 15। तो इस तरीके से 43 आ जाएगा।
अब हम देखते हैं 4-3 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। 4-3 को हम आगे किसी दूसरी संख्या से जो 4-3 के अलावा हो उससे विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये विभाजन विधि या ये विभाजन की प्रक्रिया हमारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये विभाजन करने के बाद जो हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं इसको हम गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड वृक्ष। तो अभी हमने ये जो विभाजन किया है इसी विभाजन के आधार पे अब हम इस गुणनखंड वृक्ष की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समझाया है कि प्रत्येक चरण पर मतलब ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, तो प्रत्येक चरण पर गुणनखंड करते हुए, यानी हम इनके गुणनखंड ही तो करते जा रहे हैं, टुकड़े ही तो करते जा रहे हैं इनके। अब गुणनखंड करते हुए किसी संख्या मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या 15480 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का जो क्रम होता है वो ही गुणनखंड वृक्ष होता है। यानी यहाँ पर हमने इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड एक क्रम में प्राप्त किए हैं और इसी क्रम को हम बोलेंगे गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलेंगे? गुणनखंड वृक्ष। आई होप आपको अब ये गुणनखंड वृक्ष के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं अगले टॉपिक को, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है इसको समझने के लिए जैसे आपने अभी अभाज्य संख्याओं को समझा था, यानी वह संख्याएं जो केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह संख्याएं जो अपने गुणनखंड में 1 और खुद को यानी स्वयं को रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो अभाज्य हैं अगर उनको हटा लिया जाए तो बची हुई संख्याएं क्या होनी चाहिए? बची हुई संख्याएं होनी चाहिए भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं की खास बात क्या है कि अगर उनके गुणनखंड आप करोगे तो उनके गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्याएं आएंगी और वो संख्याएं इस तरह से आएंगी कि भाज्य वाली संख्या दोबारा नहीं आएगी। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, जैसे हम लेते हैं 4। तो देखिए 4 को अगर मैं गुणनखंड करूं इसके तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए इसके गुणनखंड में जो संख्याएं मैंने लिखी हैं 2, ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो इसके गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं आ गई। और ये संख्या स्वयं अपने गुणनखंड में दिखाई नहीं देगी जैसे अभाज्य संख्या स्वयं अपने गुणनखंड में दिखाई देती थी। तो इस तरीके से हमें समझ आ गया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब भाज्य संख्याएं समझने के बाद हम आसानी से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझ सकते हैं। तो देखिए आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य अर्थात अभाज्य को छोड़ दें तो बची हुई जो संख्याएं हुई भाज्य संख्याएं, तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। 4 जो एक भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये बात यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब आगे क्या बोलते हैं? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इस बात को और समझ लीजिए कि ये जो हम गुणनखंड करेंगे तो ये अभाज्य जो संख्याएं हैं उनके गुणनखंडों के क्रम के बिना, मतलब हम उन्हें किसी भी क्रम में लिख लें, उनके बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। जैसे मैं 4 लिखता हूँ तो 4 को 2 गुणा 2 लिखूँगा। इससे अच्छा हम 6 लेते हैं। चलो 6 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3। तो अगर मैं इनका क्रम भी बदल दूंगा, 3 × 2 भी कर दूंगा, तो देखिए तब भी 6 ही आएगा। तो वो यही समझा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना, यानी हमें इनके क्रम के बारे में ध्यान नहीं देना, उसके बिना ही ये क्या होगा? अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो सकते 6 के।
हाँ, इनके क्रम को तुम बदल सकते हो। तो इसने पहले ही बोल दिया कि क्रम के बिना बात हो रही है यहाँ पे, कि क्रम ना बदलें या बदलें अगर उसके बिना देखें कि क्रम बदला है या नहीं बदला, उसके अलावा हम देखें तो उसके अलावा इन संख्याओं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण से और समझाता हूँ, जैसे 10 है तो 10 को देखिए मैं 2 गुणा में 5 लिखता हूँ और 5 गुणा में 2 लिखता हूँ। तो यहाँ पर कोई हमसे बोले कि ये दोनों तो अलग अलग हैं, क्योंकि ये क्रम वाइज 2 गुणा 5 है और ये 5 गुणा 2 हैं, तो हम कहेंगे हाँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पहले ही स्पष्ट कर दिया हमें कि क्रम के बिना देखना है आपको। क्रम के बिना क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। देखो 10 को आप 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 के अलावा कुछ और नहीं लिख पाओगे। हाँ, क्रम बदल सकते हो आप, क्योंकि क्रम बदलने की छूट उन्होंने दे दी है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ आ गई होगी। अब इसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर इन्होंने समझाया है इस चीज़ को। देखिए इन्होंने एरो लगाया हुआ है, और ये कहाँ से आई थी चीज़ें? ध्यान दीजिए, जब हमने इस संख्या का 15480 का गुणनखंड वृक्ष बनाया था, तो इस गुणनखंड वृक्ष से जो हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए थे, यदि हम इन्हीं को इस तरीके से लिख दें कि 15480 किसके इक्वल होगा? जो ये गुणनखंड हमें बने थे, इन्हीं को अगर हम गुणा में लिख दें तो 2 कितनी बार मिला था हमें? 3 बार। और 3 कितनी बार मिला था? 2 बार। और 5 कितनी बार मिला था? 1 बार। और 43 कितनी बार मिला था? 1 बार। तो अगर आप इन सब की वापस गुणा करेंगे तो आपको दोबारा यही नंबर यानी यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब चाहे आप इनके क्रम को कितना भी बदल लीजिए, तो आप देखेंगे हर बार आपको यही संख्या प्राप्त होगी। जैसा उन्होंने वहाँ कहा था, क्रम बिना, यानी आपको क्रम पे बिना ध्यान देना है कि क्रम बदला है या नहीं बदला। दूसरा, इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या नहीं है जिनको मैं गुणा करूं और मुझे वापस यही संख्या मिल जाए। तो इसका मतलब ये क्या है? अद्वितीय है। तो इसका मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किस प्रकार काम करती है, अब आपको इस उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें यह समझ आ गया कि अगर हम किसी संख्या के गुणनखंडों के क्रम को बदल भी दें तो भी हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह देखेंगे कि उनका गुणनफल फिर भी वही संख्या आएगा। लेकिन गणित में एक आसान तरीका आजमाने के लिए, एक सुविधाजनक व्यवस्था बनाने के लिए हम यह कहते हैं कि हम गुणनखंड को किसी भी क्रम में व्यवस्थित तो कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश यह कही जाए कि हम गुणनखंडों को उनके आरोही क्रम में लिखें, तो उनको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले छोटे गुणनखंड को, और उसके बाद बड़े गुणनखंड को, और उसके बाद और बड़े, और उसके बाद सबसे बड़े गुणनखंड को लिखा जाता है, जिससे कि हमें चीज़ें थोड़ा आसानी से समझ आ जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गुणनखंड 3 बार है, तो इसीलिए इसको 2 की घात 3। 3 गुणनखंड 2 बार है, तो इसको 3 की घात 2। अब 5 गुणनखंड 1 बार है, तो उसको सिर्फ 5, और 43 गुणनखंड 1 ही बार है, तो उसको केवल 1 ही बार लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गुणनखंडों को उनके क्रम में बदलाव करके हम लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता संख्या के गुणनफल पे, परंतु उसे सुविधाजनक बनाने के लिए हम उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो बहुत अच्छा होता है। तो अब इस सब के आधार पे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जो इन्होंने दिए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे हम उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि 8 और 60 इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, जो कि कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने बनेंगे? 2 की घात 3। ऐसे ही हम 60 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे,
तो वो कितने बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इस तरीके से 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2, और 3 और 5 एक एक बार आए हैं तो 3 गुणा 5। अब इस तरह गुणनखंड बनाने के बाद अब हम लिखेंगे HCF। तो HCF के बारे में इन्होंने देखो क्या बताया है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब इसको थोड़ा समझिए, प्रत्येक माने सभी में, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में देखने को मिले, जिसे हम कॉमन बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात उठानी है हमें। तो देखिए, सबसे पहले उभयनिष्ठ ढूंढते हैं। तो उभयनिष्ठ 8 में 2 है और 60 में भी 2 है। 60 में 3 और 5 तो हैं, लेकिन वो 8 के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ हमें पता लग गया वो 2 है। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 2। तो इतनी बात समझ आ गई, अभाज्य गुणनखंड। अब इस उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या देखनी है, सबसे छोटी घात। अब सबसे छोटी घात, यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी होगी, 2 की घात 2। तो सबसे छोटी घात जो 2 की घात 2 है, ये हमारा HCF हो जाएगा। और 2 की घात 2 को आप समझते हो, 2 को 2 बार गुणा में लिखना, यानी 4। तो इस तरीके से हमारा HCF 4 आ जाएगा। लेकिन LCM में क्या करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, ध्यान दीजिए, यहाँ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं, यहाँ प्रत्येक को देखना होगा और उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखना होगा। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल कैसे लिखेंगे, तो देखिए, LCM में हमें देखना है 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, क्योंकि हमें किसको देखना है, प्रत्येक गुणनखंड को देखना है। अब प्रत्येक गुणनखंड में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, 2 की घात 3, क्योंकि यहाँ 3 है, तो पहले उसे लिख दो। अब उसके बाद अगले गुणनखंड को देखो, तो देखो 8 में तो और कोई गुणनखंड है नहीं, तो हमें 60 में देखना होगा, उसमें 3 है, तो 3 को सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि ऊपर वाले में तो और गुणनखंड है नहीं, और उसने बोला था हमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को देखना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा जो लास्ट का गुणनखंड है वो है 5, तो उस 5 को भी लिख दीजिए। तो इस तरीके से इन सब की आपस में गुणा करने पे जो आएगा वो आएगा 120। तो इस तरीके से LCM हमारा 120 बन जाएगा। बस आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है और आप LCM और HCF को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब किसी दो संख्या के यदि हम HCF और LCM निकालते हैं तो उन दोनों संख्या के HCF और LCM में एक संबंध होता है जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने समझाया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक अर्थात प्लस की संख्याएं, और पूर्णांक मतलब पूरी संख्याएं। पूरी कैसे, जैसे 1, 2, 3 पूरी संख्या होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए 2.1, 2.2 ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक यदि A और B हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उन A और B संख्याओं का जो HCF होगा और उनका जो LCM होगा, तो उन दोनों को गुणा करके जो आएगा वह हमेशा उन दोनों संख्याओं को गुणा करके जो आएगा हमेशा उसके बराबर होगा। अर्थात HCF और LCM की गुणा करके जो आएगा वो बराबर होगा हमेशा उन्हीं दो संख्याओं की गुणा करके जो आएगा जिसके हमने HCF और LCM लिए हैं। यह HCF और LCM और संख्याओं के बीच का संबंध हमेशा काम आता है और आगे हम इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इससे पहले अब हम अभ्यास के प्रश्नों को करें। ये जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं, तो एक उदाहरण हमारा और बचता है, उसे और देख लेते हैं। तो उस उदाहरण को समझने के लिए हमें यहाँ से अपनी बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई हम संख्या लिखते हैं, जैसे 20, जैसे 30, जैसे 120। तो इन संख्याओं पे ध्यान दीजिए, इन संख्याओं के अंदर अंत में शून्य ज़रूर आ रहा है, यानी 0 ज़रूर आ रही है। अब 0 किसी संख्या के अंत में कब आती है? तब आती है जब उस संख्या में उसके गुणनखंड के अंदर 10 मौजूद हो।
जैसे 20 के लिए 10 कैसे मौजूद होगा, 2 गुणा 10। 30 के लिए 10 कैसे मौजूद होगा, 3 गुणा 10। और 120 के लिए 10 कैसे मौजूद होगा, 12 गुणा 10। तो इन सब में जो 10 आ रहा है उसी की वजह से ये संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं। अब 10 कैसे आता है, 10 केवल तभी आ सकता है जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ देखने को मिल जाएं। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब हम उदाहरण नंबर 3 को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है उदाहरण नंबर 3। वह कहता है कि जांच कीजिए, यानी पता लगाइए कि n के किसी मान के लिए, अर्थात n के कोई भी मान को अगर हम यहाँ रख दें, कहाँ रख दें, 12 की घात n पर, तो वह अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। जहाँ n को हमें क्या लेना है, एक प्राकृत संख्या ही लेना है। प्राकृत संख्या आपको पता होगी 1, 2, 3 ऐसे शुरू होती है और ऐसे ही 4, 5 करके आगे तक बढ़ती रहती है। प्राकृत संख्या में कभी भी 0 को शामिल नहीं करते और माइनस की संख्याओं को भी कभी शामिल नहीं करते। तो यह क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर 12 की घात n है और n की जगह पे हम कोई प्राकृत संख्या लें, यानी 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें, और ऐसे करके जितनी भी प्राकृत संख्या हैं उनमें से कोई भी एक प्राकृत संख्या अगर ले लें, तो क्या कभी ऐसा होगा कि इसको कैलकुलेट करके जो भी संख्या आएगी वो हमेशा 0 पे समाप्त होगी। 0 अर्थात उसके लास्ट में 0 होगा। तो देखिए भाई, अगर ये 0 पे समाप्त होगी तो 0 में समाप्त होने से हमें पता है उसमें 10 जरूर होगा उसके गुणनखंडों में, और अगर इसके गुणनखंडों में 10 है तो इसके गुणनखंडों में 2 और 5 भी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से 10 मिलके बनता है। तो अगर 12 के गुणनखंडों को देखें तो 12 के गुणनखंड में केवल और केवल 2 गुणा 2 गुणा 3 केवल ये संख्याएं आती हैं। तो 2 तो आता है इसके अंदर, लेकिन 5 कभी नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 की घात कुछ भी रखेंगे, सपोज 5 भी रखेंगे, जो कि एक प्राकृत संख्या ही है, यानी नेचुरल नंबर ही है, तो इसमें 12 को जब हम 5 बार गुणा में लिखेंगे तो हर बार उनके गुणनखंडों में केवल 2, 2, 3 ही आता रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 और 5 एक साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि 12 के गुणनखंडों में 5 है ही नहीं, और जब 12 के गुणनखंड में 5 है ही नहीं तो आप n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या लेते रहें, कोई भी, कभी भी उसे कैलकुलेट करके आप ऐसा नहीं पाओगे कि वो संख्या 0 पर समाप्त हो गई हो। तो अर्थात इसमें हम ये बोलेंगे कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता हो। और अब आगे बोलेंगे कि यदि हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो 12 के गुणनखंड में केवल 2, 2 और 3 केवल यही गुणनखंड आते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंड में केवल 2 है परंतु 5 नहीं है। इसलिए 12 की घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होती। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम नीचे लिखे हुए प्रश्नों को कर लेते हैं। इन प्रश्नों को मैंने अलग से सोल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। 32760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, बस केवल इतना। तो देखिए ऐसा हमने उदाहरण नंबर 1 में भी किया था, जब हमने गुणनखंड वृक्ष बनाए थे। तो ऐसा ही हमें इसमें करना है। तो मैंने इसको आपके लिए यहाँ नीचे सोल्व किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। जैसे 32760 इसको मैंने यहाँ सोल्व किया हुआ है। पहले 2 से डिवाइड किया है, और 2 से डिवाइड करना मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले 2 से डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 13 से, और इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिए हैं।
अब क्योंकि 2 3 बार आया है तो 2 की घात को 3 लिख दिया है, क्योंकि 3 2 बार आया है तो 3 की घात को 2 लिख दिया है, और 5 7 और 13 एक एक बार आए हैं तो इनको एक एक बार लिख दिया है। तो इस तरीके से 32760 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। और याद कीजिए हमने उदाहरण में एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखा था। इसके अंदर हमने सीखा था एचसीएफ में आपको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है, और एलसीएम के अंदर आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड की नहीं बल्कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है। बस इसी बात को आधार बना के हम इन क्वेश्चनों को कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें 15 और 12 के लिए करना है। तो 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5, और 12 के करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको हम 2 की घात 2 और गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो आइए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में क्या करना है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ 3 और यहाँ पर भी 3, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में देखो 3 ही कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या देखना है, उभयनिष्ठ के बाद सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात दोनों में एक ही है, तो अर्थात एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें प्रत्येक गुणनखंड को देखना है, प्रत्येक को, और कौन सी घात देखनी है, सबसे बड़ी घात। तो देखो प्रत्येक को देखने के लिए यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, लेकिन हमें 2 को तो फिर भी देखना है क्योंकि हमें तो प्रत्येक को देखना है, और 2 की सबसे बड़ी घात वो 2 ही है, तो 2 की घात 2 लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है अगले गुणनखंड को 3, और 3 यहाँ भी है, तो 3 की सबसे बड़ी घात दोनों में क्या है, 1, तो इसलिए 3 की घात 1 अर्थात 3 ही लिख देंगे। और फिर यहाँ पर देखेंगे 5, अब 5 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी इसे देखना है क्योंकि हमें उभयनिष्ठ को नहीं बल्कि प्रत्येक गुणनखंड को देखना है, तो इस प्रकार 5 को भी लिख देंगे। और इन सब की जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 4 की गुणा किस में करेंगे, 5 तिया 15 यानी कि 15 में, और आंसर हमारा क्या आएगा, 60। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम 60 आ जाएगा। और इसी प्रकार आपको 18 और 45 के लिए देखना है। मैंने दोनों सोल्व किए हुए हैं और आप इनको स्वयं भी देख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हमें कहा है यदि एलसीएम किसका, 320 और 120 का कितना हो, 960, तो एचसीएफ निकालो। तो याद कीजिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जब कभी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपस में गुणा किया जाए तो वह हमेशा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने लिखा कि हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर गुणा कर दें तो वह हमेशा बराबर होगा उन संख्या की गुणा करने से जो बनेगा। तो इस तरीके से मैंने एलसीएम जो दिया था उसकी वैल्यू रख दी 960, एचसीएफ क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है तो उसको एचसीएफ ही रहने दिया, और इन दोनों संख्याओं को ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ 960 जो गुणा में है वो उधर राइट तरफ जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब डिवाइड करने के तरीके को देखिए, पहले मैंने 120 की जीरो को 960 की जीरो से काटा तो ऊपर 12 बचा और नीचे बचा 96। तो फिर मैंने 12 से 96 को काटा, तो 12 को जब 12 से 96 को काटा तो मेरा आंसर आया 8। अब 8 को मैंने डिवाइड 320 को करने के लिए इस्तेमाल किया तो 8 चौक 32 और जीरो ऐसे ही आ गई, तो आंसर आया 40। तो इस तरीके से मैंने देखा कि एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 40। किसका एचसीएफ था ये, 320 और 120 का। तो यहाँ पर मैंने तरीके से लिख दिया कि एचसीएफ 320 और 120 का क्या आया है, 40। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब अपने अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि n के किस मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहां n एक प्राकृत संख्या है।
तो यह प्रश्न तो मैं आपको इस उदाहरण में समझा चुका हूँ और आप इसको सीधा सीधा लिख देंगे तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपनी इस वर्कशीट को अच्छे से समाप्त कर लिया। और हमेशा की तरह फिर वही कोविड का संदेश, लेकिन इस बार हाथ धोने के साथ साथ 2 गज और 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। तो हो सके तो इसे भी पालन कीजिए जब तक कोरोना चल रहा है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे ही पढ़ाई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।